जेतरन में मानवता की उपासक सिद्धांतवादी राजनीतिक के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर विधायक सेवा केंद्र भाजपा कार्यालय जेतरन में पुष्पांजलि अर्पित कर पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर प्रधान मेघाराम सोलंकी ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कुशल राजनीतिज्ञ एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और महान क्रांतिकारक थे। उनके बलिदान को सदैव देश याद रखेगा। उनके आदर्शों पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जेतरन शहर मंडल अध्यक्ष कमलेश सोनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन परिचय से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। वहीं महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज प्रदेश भर में विभिन्न सेवा कार्यक्रमों के तहत आयोजन किए जाएंगे। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, श्यामा मुखर्जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, श्यामा मुखर्जी का नाम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। प्रदेश में मानसून का दौर शुरू होती तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पिछले वर्ष हुए विकास कार्यों में घटिया सड़क एवं नगर पालिका के नाक के नीचे में मेन रोड के आदर्श बस्ती की तरफ नुक्कड़ पर बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सड़क पर पानी भराव से बड़े बड़े गड्ढों से बार बार वाहन चालक दुर्घटना के शिकार होने के बाद नगर पालिका के विकास की पोल खुलने की समस्या प्रकाशित होते नगर पालिका प्रशासन द्वारा गड्ढा में मिट्टी भरो अभियान शुरू कर आमजन को राहत दी है। दरअसल नगर पालिका कार्यालय के सामने आदर्श बस्ती वाले रोड के नुक्कड़ एवं मेन रोड पर पिछले 1 साल से पानी भराव से सड़क पूरी तरह से धंस गई है और बड़े बड़े गड्ढों से आए दिन दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना के शिकार होते जा रहे हैं। नगर में बीती रात्रि से शनिवार दोपहर तक हुई रिमझिम बरसात के बाद में रोड के गड्ढे पूरी तरह पानी बड़ा होने से एक दोपहिया वाहन चालक गिरकर गंभीर चोटिल हो गया था, जहां नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दिनांक 22 जून 2025 को मोस्ट कल्याण संस्थान के तत्वाधान में मोस्ट क्रांति सम्मेलन का आयोजन प्रदेश संयोजक रामानंद बौद्ध के नेतृत्व में राम आधार इंटर कॉलेज रसूलपुर खुटहन में किया गया। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए पिछड़े समाज के लोगों ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद ने कहा कि शिक्षा और सामाजिक जागरूकता की पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण का मूल आधार है। मोस्ट संस्थान जो कार्य कर रहा है वह न केवल प्रशंसनीय है बल्कि अनुकरणीय भी है। ये संस्थान प्रदेश और देश भर में क्रांतिकारी कार्य कर रहा है। मोस्ट निदेशक शिक्षक श्यामलाल गुरुजी ने कहा कि जिस मनुवादी व्यवस्था ने हमारे लोगों को नीच और पिछड़ा बनाया है, उसे गोमती व गंगा में प्रवाहित कर देश के अंदर सामाजिक समानता कार्यक्रम करने के लिए जीवन के आखिरी सांस तक संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम को पूर्व विधायक भगेलू राम सैनी, IPS VP अशोक, खादिम अब्बास, चेयरमैन रमेश सोनकर, JK शर्मा, उमाशंकर केवट आदि लोगों ने संबोधित किया। जान ही रहे होंगे आप कि हम लोग जो है मनवाद को खात्मा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और ये हमारा मानना है कि मनवादी व्यवस्था के कारण ही हमारे लोग तमाम दिक्कतें हैं। जैसे अगर हम पिछड़े हैं तो हम मनवादी थे, जैसे हम मनवाद के गिरफ्त में जाते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं और मनवाद की वजह से हमारे बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा से बहुत दूर भाग रहे हैं क्योंकि अंधविश्वास और पाखंडवादी मनवादी व्यवस्था की वो है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज पूर्वांचल में आप सब लोगों ने देखा होगा कि विपरीत परिस्थितियाँ भी लगातार बरसात हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी एक सफल कार्यक्रम है और पूर्वांचल से हम एक वो पैदा करना चाहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर, कि जिस तरह से दक्षिण भारत में बहुत तमाम जो है वो था मनवादी व्यवस्था बहुत हावी थी, ब्राह्मणवाद बहुत चरम पे था, लेकिन दक्षिण भारत में आंदोलन करके वहाँ समाप्त कर दिया गया। आज वहाँ जो है काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति है। उत्तर भारत में भी इसको जो है हम लोग खत्म करने के लिए अम्बेडकरवादी व्यवस्था को, समतावादी व्यवस्था को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं और आज यहाँ से मुझे एक नया जो है वो मिला, ताकत मिली कि हम अभी सुल्तानपुर से हम लोगों ने शुरुआत किया, यहाँ काम किया, तमाम लोगों ने जो है इसमें साथ दिया और तमाम लोग जो है इसमें साथ खड़े हुए और आगे भी हम लोग इसको पूरे। आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तमाम घटनाएं आप देखे होंगे, जैसा कि टेरर अटैक हुआ उसमें अभी जो पकड़े नहीं गए, उसके बाद इतने लोग मारे गए, उसके बाद फिर से हवाई जहाज़ का ये जो है क्रैश हो जाता है, इन सब में क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है? कानून व्यवस्था, भारत और आतंकवादियों से निपटने की व्यवस्था ये भारत सरकार की है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, ये उन लोगों का मुद्दा है। हमारे हिसाब से
प्रदेश सरकार और देश की सरकार वो न्याय करने के बजाय, संविधान के अनुसार चलाने के बजाय वो मनवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। वो लोग जो है, जो अभी देखिए IAS कोई टॉप करता है, पास करता है, तो उसके लिए माला नहीं है, लेकिन कोई कांवड़ लेकर के यात्रा करता है तो उसको जो है फूल बरसाया जाता है। इस तरह से वो जानबूझ करके मनवादी व्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं, पाखंडवाद को, अंधविश्वास को और बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ऐसी सरकार से तो हमको नहीं लगता कि वो इस पर मजबूती से कुछ काम कर पाएंगे। संविधान के अनुसार काम ही नहीं हो रहा है। अभी देखा जाए संविधान का घोर उल्लंघन हो रहा है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और जबकि जितना आप लोग जानते हैं, हम भी जान रहे हैं कि अनुच्छेद 356 में व्यवस्था है कि अगर संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार एक ही है, तो उसमें कौन सा कार्रवाई करेगा उनसे? सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं और गांव-गांव में शिक्षक हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत हम गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। आप जानकारी करिए भाई, हम सरकार तो नहीं है। गरीब बच्चे का, हाँ, गरीब बच्चे, उसके लिए हमारी भाई, हम सरकार नहीं है, लेकिन हम गांव-गांव मोस्ट के माध्यम से निःशुल्क पाठशालाएं राय जानना चाह रहे हैं। राय जानना चाहिए, गलत हम राय क्या, हम विचार दे आपको जो है क्रियान्वित करके दिखा रहे हैं कि वो स्कूल बंद करवा रहे हैं। हम गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। आप सुल्तानपुर में आप जाकर के पता करिए, हमारी टाइमलाइन देखिए। और हम चाहते हैं गांव-गांव पाठशालाएं चले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। लेकिन अब सरकार की नीति, भाई सरकार तो हम है नहीं, सरकार को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सरकार तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। हाँ, उस लायक हम हो जाएं कि सरकार को कंट्रोल करने की स्थिति में हो जाएं, तो उसके लिए हमको भारी जन समर्थन तैयार करने की जरूरत है। आज लोग जो है धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो धर्म से हमको वहाँ से बाहर निकाल करके, मनवादी व्यवस्था से बाहर निकाल करके, धार्मिक व्यवस्था से, अंधविश्वास से बाहर निकाल करके हमको सही दिशा पे लाना है। तब हम समाज को जो है गाइड कर पाएंगे, तब हम समाज को दिशा दे पाएंगे, और उसे हम लगे हुए। महोदय जी, आज आपका मोस्ट प्रांतीय सम्मेलन सफल होगा, तो अगला आपका क्या प्रयास रहेगा? इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है, और जिस तरीके से विषम परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने किया, बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान है इसमें सफल करने में। क्योंकि देखिए, हम लोग जो है बहुत साधारण सी नौकरी है, और जितने लोग आए हैं, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, सबको मालूम है कि साधन दिया जाता है, आने जाने खर्चा दिया जाता है, तमाम चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन यहाँ जितने लोग आए, और बड़ा नेम फेम होता है जिसका, हमारा कोई नेम फेम नहीं है, न कोई हम बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन फिर भी इतने लोग, इतनी भारी तादाद संयोजक रहे। चलो ठीक। ये प्रयास क्या है आपका इस कार्यक्रम को लेकर के? कार्यक्रम को लेकर के प्रयास ये है कि हम डोर टू डोर जा करके शिक्षा की अलग जगाएं, और हर गांव में, चूंकि मोस्ट का पहले से डीम प्रोडक्ट रहा है कि हम निःशुल्क पाठशालाएं हर OBC SC ST माइनॉरिटी के बस्तियों में चलाएंगे, और उनको शिक्षा से मजबूत करेंगे। उनको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होगी वो मजबूत करेंगे, उनकी कोई भी परेशानी होगी, मोस्ट के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े नजर आते हैं, जिसका परिणाम आप देखे हैं कि जिनके साथ मैं खड़ा रहा वो सभी के सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित। सभी गांव में प्राथमिक विद्यालय है, सभी गांव में प्राथमिक विद्यालय, बच्चे वहाँ पढ़ने भी जाते हैं, क्या वो सही नहीं है? मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकारें लगातार शिक्षा पर कुहाराघात मान कर रही हैं और शिक्षा समाप्त करना चाह रही हैं। ऐसी स्थिति में बहुत कड़वा सत्य है, जब विद्यालय से बच्चा आता है तो शाम को और सुबह पिल्लू खेलता है, गोली खेलता है। तो अगर हम निःशुल्क पाठशालाएं चलाएंगे तो वो पिल्लू और गोली नहीं खेलेगा, वो निश्चित रूप से हमारी पाठशाला में आएगा और शिक्षा ग्रहण करेगा और उसकी शिक्षा मजबूत होगी। अरे पीडीए की बात चल रही थी, अखिलेश यादव जी पीडीए, क्या आप लोग समर्थक करते हैं उनकी? देखिए, जो बहुजन की बात करेगा, जो OBC SC ST माइनॉरिटी की बात करेगा, ये चूंकि राजनीतिक संगठन नहीं है, ये मोस्ट है, M फॉर माइनॉरिटी, O फॉर OBC, S फॉर SC, T फॉर ट्राइब्स। इसे अखिलेश का पीडीए भी कहा जा सकता है, मानवन कांसीराम साहब का बहुजन भी कहा जा सकता है, और यह माननीय हमारे डायरेक्टर श्यामलाल गुरु जी का ये मोस्ट है। हम किसी राजनीतिक पार्टी का किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं करते। अगर हमारे मोस्ट की भागीदारी मिलेगी तो वोट तो कहीं ना कहीं देना है, तो हम मोस्ट को वोट देंगे, जो OBC SC ST माइनॉरिटी का होगा, जो हम देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी मनवाद के खिलाफ लड़ने का प्रयास करेगा, हम उसके साथ सहयोग करेंगे। हम तो वोट तो देना ही देना है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये कह रहे थे कि जो अभी FC वर्ग है वो कुछ जो है मायावती जी के साथ है, कुछ आज़ाद जी के साथ है, क्या कहेंगे दोनों? देखिए, इस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, हम पूरे OBC SC ST माइनॉरिटी को, जहाँ अम्बेडकरवाद स्थापित हो, चाहे वह जिस पार्टी में हो, मनवाद के खिलाफ जो अम्बेडकरवाद जहाँ स्थापित हो, हमें वहाँ रहना चाहिए। पढ़े लिखे लोग इसका निर्णय लेते हैं, इस जागरूक इसीलिए किया जा रहा है, वो ऑटोमेटिक जानकारी हासिल करके वोट जहाँ देना हो देंगे, स्वतंत्र। ठीक, शुक्रिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
आज श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने 13 वर्षीय होनार बालक मौलिक दवे की निर्मम हत्या के मामले में न्याय एवं मुआवजे की मांग को लेकर जोधपुर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। मौलिक की हत्या 28 जनवरी 2025 को महामंदिर मानसागर क्षेत्र में 3 बदमाश लड़कों के द्वारा बेरहमी से की गई थी। समाज के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में बताया कि इस जघन्य अपराध से समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि आरोपियों को महज 2 माह के भीतर जमानत मिल गई, जबकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह न्याय के खिलाफ प्रतीत होता है। जिला कलेक्टर ने ज्ञापन को गंभीरता से प्राप्त किया, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और आश्वासन दिया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि न्याय की दिशा में प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर समाज के कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे, जिनमें राजेंद्र दवे, विधु शेखर दवे, कैलाश सारस्वत, कैलाश चंद्र श्रीमाली, ओम प्रकाश दवे, एडवोकेट कपिल बोहरा, अंकित दवे, वीरेंद्र दवे, अशोक दवे और आनंद त्रिवेदी शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर परिवार को न्याय दिलाने की मांग की और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की अपील की। चर्चा का विषय मतलब रहा है, 3 महीने पूरे जोधपुर का विषय था। बालकों की आपस में मार पिटाई होने के कारण हमारे भतीजे की इस पूरे मुआवजे में डेथ हो गई। इस मामले में अपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने ही कलेक्टर ने आगे की जो रिसीविंग भी हमारे को दे दी कि उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम से आगे लेटर भेजे, लेकिन आज 4 महीने होने के बाद 6 महीने हो गई है, चाहे गवर्नमेंट से कोई आया है, ना कोई गवर्नमेंट का प्रतिनिधि आया है, ना कोई राजनेता आया है, ना कोई सहायता भी है। बच्चा आज 10, 12, 15 साल का बच्चा, परिपक्व बच्चा, जो भी हमारी कमियां हैं इस समाज में, सिस्टम में, उन कमी के कारण हमारे बच्चा हमारे हाथ से चला गया। गवर्नमेंट निरंकुश बनी हुई है। एक लेटर, अगर आप तो मेरे को सहायता तो छोड़ो छोड़ेगा, एक लेटर आया है, एक कोई समाज का या कोई गवर्नमेंट का या राजनीतिक प्रतिनिधि तो आके घर के आके मिल के गया है। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हमारे वार्ड के हैं वो हमारे पास 2 बार आए और हमारे लगातार संपर्क में है। गवर्नमेंट की तरफ से 0। अब आपकी मांग क्या है? गवर्नमेंट को बोलो कि जो समाज में जो घटनाएं होती है, जहाँ कलेक्टर पर हमने ज्ञापन दे दिया है। एक दिन पूरे जोधपुर में चर्चा का विषय रहा, जून स्कूल पूरे दिन बंद रही। इतने होने के बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया? अब गवर्नमेंट को ये बोला आपने क्या किया, आपकी क्या ड्यूटी? हम तो चक्कर काट रहे हैं, 2 चक्कर और काट लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट निरंकुश क्यों बनी हुई है? अब आपकी क्या मांग है? गवर्नमेंट इसको संज्ञान में लेवे, हमारी मांगों को पे विचार करे और हमारी मांगों को पूरा करे। हमारे परिवार के प्रतिनिधि किसी आज किसी भी व्यक्ति से पूछो कि आज वो रात दिन जो ये करा, एक मिडिल क्लास आदमी बच्चा चले जाए आपके किसी घर का, उसके बाद में क्या रहा? नथिंग, 0। फिर भी गवर्नमेंट निरंकुश है। अब इससे ज्यादा तो क्या कह सकते हैं? आपका परिचय? मेरा भतीजा था मौलिक दवे, ये इनके पिताजी हैं। मेरा बेटा था, ये 13 साल का बेटा चला गया और आज 6 महीनों के कोई तरह की सहायता नहीं मिली। पूरे जोधपुर में उस दिन दिक्कत, मतलब लोग सब 2 महीने बाद इस बच्चों को सरकार ने वो जमानत पे छोड़ दिया। मतलब बिल्कुल ही डर ही नहीं है। हमारे मोहल्ले में भी हालत ऐसी है कि लोग अपने बच्चों को खेलने नहीं भेजते हैं, अकेले। आज गवर्नमेंट की समझ में रोड पे चलो तो ट्रैफिक बाद में देखना, गड्ढे देखना है। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन से फालतू की बातें हैं। सरकार नहीं, अब आपकी सरकार से क्या मांग? हमने सरकार को अपनी मांगे दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमको जो नुकसान हुआ है, मिलने का समय है, मुख्यमंत्री जी हमें मिलने बुलाए, उसका आर्थिक जो भी हमको सहायता दी जानी चाहिए और हमारे परिवार के भी किसी एक सदस्य को, जैसे मेरी पत्नी को या मेरे को, सरकारी नौकरी दे दी जाए ताकि हमको जो नुकसान हुआ है, मेरा 13 साल का बच्चा क्या है, आज वो 10 साल बाद कमाने लायक होता, हमारे घर का भविष्य था, वो हमको तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मतलब इसके अगर सरकार 40-50 लाख भी देती है तो वो भी बहुत कम है, पर फिर भी कुछ सहायता दी जाए ताकि हमारा भविष्य वापस से सुरक्षित हो सके। आपका परिचय? मैं इस बच्चे का पिता हूँ, अमित दवे नाम है मेरा। ये महामंदिर निवासी हूँ मैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर के वार्ड 38 दक्षिण गोपाल प्याऊ घांची कॉलोनी पीएचडी ऑफिस जोधाना स्वीट होम के सामने अमृता देवी सर्कल मेन पाले रोड बसनी फर्स्ट क्षेत्र में सोसिया घांची समाज समिति द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली जी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने कॉलोनी की मूलभूत समस्याओं को जायजा भी लिया और समाधान का आश्वासन दिया। कॉलोनी वासियों ने सड़क सफाई, रोड, लाइट जैसी समस्याओं से अवगत करवाया। सोचतिया बास घांची समाज विकास समिति जोधपुर के सचिव कमलेश भाटी ने बताया कि गोपाल प्याऊ के बाहर हाई मास्क लाइट व जोधारणा स्वीट से
लेकर अमृता देवी सर्कल तक फुटपाथ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स का उद्घाटन विधायक अतुल भंसाली, प्रतिपक्ष नेता लक्ष्मी नारायण सोलंकी, वार्ड पार्षद मंजू प्रजापत, पार्षद घनश्याम भाटी, पार्षद संगीता सोलंकी, अशोक भाटी एवं मोहल्ला सदस्य व समस्त दुकानदार मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आज पाली जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अजीज दर्द के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के मार्फत राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्राइवेट कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे बिजली के मीटरों पर तत्काल रोक लगाने हेतु मांग की और राजस्थान राज्य एवं पाली जिले में प्राइवेट कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू किया, जो सरकारी लैब में भी टेस्ट नहीं हुए हैं। इससे आमजन में भय हो रहा है कि अब बिजली का बिल ज्यादा लगेगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है यह मीटर तेज रफ्तार से चलेंगे और इससे जो पुराने मीटर हटाए जाएंगे उसमें भी सरकार को करोड़ों का नुकसान होगा, क्योंकि वह सभी कबाड़ में डाल दिए जाएंगे। जबकि होना यह था कि जो मीटर खराब है वह बदलने चाहिए, सभी मीटर खराब नहीं है। प्राइवेट स्मार्ट मीटर सरकारी लैब में भी टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं, जिससे यह महसूस हो रहा है कि कोई कंपनी सरकार के आला अधिकारियों से मिलीभगत करके यह मीटर लगाने की कार्रवाई कर रही है। अतः स्मार्ट मीटर लगाने पर तत्काल रोक लगाई जाए और आमजन को बेवजह होने वाली हानि और परेशानी से बचाने की मांग की। बिजली के मीटर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित चल रही है, सब कुछ सामान्य तरीके से संचालित हो रहा है। लेकिन ये सरकार जो है लुटेरी सरकार है और ये रिचार्ज जो सिस्टम ला रही है मीटर में, ये जनता को लूटने का काम कर रही है और इससे आम जनता परेशान हो जाएगी। पाली में और भी बहुत सी परेशानियां हैं और ये एक परेशानी का और इजाफा कर रही है। अगर ये इन्होंने किया तो कांग्रेस परिवार और कांग्रेस संगठन ईंट से ईंट बजा के इस चीज़ का विरोध करेंगे। हम लोग स्मार्ट मीटर को लेकर के हम लोग यहाँ ज्ञापन देना है राज्यपाल महोदय के नाम, जिला कलेक्टर साहब के मार्फत, कि किसी रूप से ये स्मार्ट मीटर जो है नहीं लगाए जाए। जनता में भय व्याप्त हो गया है। मेहता 2 दिन पहले पूरा मेहता जो है तहसील बंद रही, मार्केट पूरा बंद रहा और वहाँ के जिला प्रशासन ने और बिजली विभाग ने एक निर्णय किया कि 4 आदमियों की कमेटी बना दी और 7 जगह मीटर लगाए कि ताकि वो इसका रिजल्ट देखे कि इससे नुकसान क्या और फ़ायदे हैं या नुकसान है, क्या स्थिति बनती है। तो हमने भी ये मांग की कि भाई वही पैटर्न यहाँ अपनाया जाए और हमारे यहाँ भी एक कमेटी बना दी जाए जिसमें 2 बड़े अधिकारी हो, बिजली घर के 2 तकनीकी अधिकारी हो और बाकी हम लोग शहर में से 4 जनप्रतिनिधि को लेकर के कमेटी बना दी जाए और उसके अंदर ये तय किया जाए कि भाई 7-5 जगह मीटर लगा करके देखा जाए कि इससे जो ये रिचार्ज वाला जो सिस्टम जो सरकार लेकर के आई है, हमें ये बहुत बड़ा जो है घोटाला लग रहा है। घोटाला इसलिए लग रहा है कि बहुत बड़ी किसी कंपनी के थ्रू ये कार्य किया जा रहा है। सरकार जो है इसमें आम जन जो एक बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी है, जिसके जो है कम से कम बिजली जलती है, वो भी घबरा रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आएगी कि रिचार्ज का सिस्टम जब आ जाएगा, एक तो आज एक बिजली से जो है रीडिंग लेने के लिए आता है, 1 महीने का उसको समय मिलता है बिल आने में, जब तक वो बेचारा अपनी व्यवस्था करके बिल जमा करा देता है। एक ही होगा कि आप रिचार्ज करोगे तो बिजली शुरू होगी और रिचार्ज नहीं, मोबाइल वाला सिस्टम कर रहे हो। तो ये अभी हम लोग उस जगह नहीं है कि ये रिचार्ज किया और बिजली चालू की और बाकी गर्मी में पंखे हिलाते रहे, तो अभी वो दौर नहीं आया है। बिल ज़्यादा आने का भी समस्या है क्या? बिल ज़्यादा आने का डर है, भय है लोगों को कि रिचार्ज सिस्टम से जैसे ये तापमान बढ़ेगा तो मीटर जंप करेंगे और बहुत ज़्यादा बिल आएंगे लोगों के। ये बहुत ज़ोरदार हवा चल रही है कि 4 आदमियों की कमेटी बना दी और 7 जगह मीटर लगाए ताकि वो इसका रिजल्ट देखे कि इससे नुकसान क्या और फायदे हैं या नुकसान है, क्या स्थिति बनती है। तो हमने भी ये मांग की कि भाई वही पैटर्न यहाँ अपनाया जाए और हमारे यहाँ भी एक कमेटी बना दी जाए जिसमें 2 बड़े अधिकारी हो, बिजली घर के 2 तकनीकी अधिकारी हो और बाकी हम लोग शहर में से 4 जनप्रतिनिधि को लेकर के कमेटी बना दी जाए और उसके अंदर ये तय किया जाए कि 7-5 जगह मीटर लगा करके देखा जाए कि इससे जो ये रिचार्ज वाला जो सिस्टम जो सरकार लेकर के आई है, हमें ये बहुत बड़ा जो है घोटाला लग रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। युवा कांग्रेस जोधपुर द्वारा देहात जिलाध्यक्ष पुखराज देवराया के नेतृत्व में आज जोधपुर जिला कलेक्टर के मार्फत राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप स्मार्ट बिजली मीटर बंद करने की मांग की।
देवराया ने बताया कि निजी कंपनियों द्वारा राज्य भर में बिजली मीटर को परिवर्तन कर जबरन ठेका कर्मियों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका राज्य के साथ साथ जोधपुर जिले की संपूर्ण जनता में रोष व्याप्त है। रिचार्ज खत्म होने पर पुनः रिचार्ज करवाने पर दूसरे दिन बिजली की वापसी से लोगों को कई घंटों तक अंधेरे में रहना पड़ सकता है और किसान वर्ग के लोग फसल बेचने के बाद 3-4 माह के उपरांत फसल के आए पैसों से बिजली बिल भरते आए हैं। ऐसे में वह धान बेचे या पहले रिचार्ज करवाए, यह किसान वर्ग के भी हित में नहीं है। जो भी किसानों व गरीब वर्ग के लोगों को पूर्व में सब्सिडी या छूट मिलती थी, वह प्रीपेड स्मार्ट लगने से बंद हो जाएगी, जो आमजन के लिए पीड़ादायक है। एवं स्मार्ट मीटर पारंपरिक मीटरों से काफी महंगे होते हैं। जो भी मीटर का पैसा है वह टैरिफ के रूप में बिजली बिलों में साथ जोड़ा जाएगा। नेटवर्क की समस्या से भी रिचार्ज के तुरंत बाद भी बिजली नहीं आ पाती है। इससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। युवा कांग्रेस जोधपुर की ओर से जिला कलेक्टर के मार्फत महामहिम राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें युवा कांग्रेस ने मांग की है कि जो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जो निजी कंपनियों द्वारा लगातार स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उन स्मार्ट मीटर जो पहले पूर्व में मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, सब जगह इसका विरोध हो रहा है। क्योंकि जो स्मार्ट मीटर लगने के बाद में ऐसा बताया गया है कि वहाँ पे जो प्रीपेड रिचार्ज है, उस रिचार्ज करवाने पे ही वहाँ पे बिजली उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन मैं उनको बता दूं, कई ऐसे गरीब तबके के परिवार है जो आज तक फोन भी नहीं चला पाते, वो स्मार्ट मीटर के लिए रिचार्ज कहाँ से करवाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, रिचार्ज करवाने के बाद भी वहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर पहले लगे हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ उनकी शिकायत है कि स्मार्ट मीटर में रिचार्ज कराने के बाद लगभग दूसरे दिन बिजली आती है। तो दूसरे दिन बिजली आएगी, 24 घंटों में कैसे घर परिवार इस मौसम में रहेगा, वो भी एक बड़ा सोचने का विषय है। उसके अलावा किसानों के लिए, तो किसान जब भी खेती करते हैं, किसानों की जब फसल आती है तो 3-4 महीने की उनको छूट रहती है, 3-4 महीने बाद बिजली का बिल जमा करा पाते हैं। लेकिन इस रिचार्ज या प्रीपेड रिचार्ज करवाने के बाद जो स्मार्ट मीटर की वैधता के अनुसार अगर बंद हो जाए तो किसान अपना धान बेचेगा, या धान बेचने से पहले वो लोन राशि या उधार लेके इस बिजली चलाने का कार्य करेगा। अगर बिजली नहीं चला पाएगा तो खेती भी नहीं कर पाएगा। ये कई ऐसी विकट समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर हमने आज जिला कलेक्टर के मार्फत ये ज्ञापन सौंपा है और युवा कांग्रेस इसको लेकर लगातार प्रदर्शन करेगी और हम 2 दिन बाद में इसको लेकर एक हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। अगर जो भी राज्य सरकार इस पे नहीं चेतती है तो युवा कांग्रेस जिला कलेक्टर कार्यालय पे भी उग्र प्रदर्शन करने का कार्य करेगा। और जब तक ये स्मार्ट मीटर बंद नहीं हो जाता है, युवा कांग्रेस इस लड़ाई को जयपुर से लेकर दिल्ली या चाहे जोधपुर, जहां भी जिस मुख्यालय पे हमें आदेश मिलेगा उस मुख्यालय को घेरने का कार्य युवा कांग्रेस करेगा। मैं पुखराज देवराय, युवा कांग्रेस जोधपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट द्वारा शनिवार 22 जून 2025 को चैंपियंस ऑफ आकाश कार्यक्रम का आयोजन देवलचौड़ स्थित अमर गार्डन में किया गया। इस अवसर पर नीट, यूजी, जेई एडवांस्ड और बोर्ड परीक्षा 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा के रूप में हुई, जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्टाफ ने भाग लिया। रैली के माध्यम से शहरवासियों को शिक्षा और मेहनत का संदेश दिया गया। समारोह में विद्यार्थियों को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र, मोमेंटो और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नीट में सानिध्य गौतम, जेई एडवांस में आदि बंसल, ऑल इंडिया रैंक 926, 12वीं सीबीएसई में तरुण जोशी 98.40% और 10वीं में सौम्या उपाध्याय 99.2% जैसे मेधावी छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि मेयर हल्द्वानी श्री गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि यह सफलता उत्तराखंड के युवाओं की प्रतिभा का प्रमाण है। मेरा नाम सानिध्य गौतम है। आकाश से कौन सी रैंक आई है? मेरी AIR 3500 आई है नीट UG 2025 में। कैसा फील होता है यहाँ से पढ़ाई करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जो टीचर्स हैं यहाँ के वो आपकी बहुत मदद करते हैं एंड उसके बाद जब आपको इतनी प्यारी रैंक मिलती है तो और अच्छा लगता है साथ में। अब जो नीट की तैयारी करने जा रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने टीचर पे यकीन रखें, जो आपको बता रहे हैं उस पर पूरा ट्रस्ट करें। कभी ऐसा नहीं कि थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको अपने टीचर की कोई भी बात पे। सबसे पहले तो आकाश इंस्टीट्यूट को बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं, हल्द्वानी में भी कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे टॉपर्स आए वो हल्द्वानी के हों, बाहर के हों, सब मेरे अपने छोटे बच्चों के समान है। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इसी प्रकार आगे बढ़ें और जो आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, उस विकसित भारत को बनाने में अपना योगदान करें। थैंक यू। तरुण जोशी। कौन सी रैंक आई है आपको? 3762, 3762। जो इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं उसके कुछ टिप्स बारे दीजिए, किस तरीके से इसको देखते हैं? आकाश इंस्टीट्यूट हल्द्वानी का बहुत रेप्यूटेड है इंस्टीट्यूट है और
इस इंस्टीट्यूट ने बहुत सहायता करी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए, और इसके साथ साथ स्कूल का बोर्ड्स में भी सहायता करी इंस्टीट्यूट ने। अभी आपका सर माय नेम इज़ मनीराज जोशी। कौन सी रैंक आई है? सर मेंस में मेरी 10,000 रैंक थी और एडवांस में 24,000। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर काफ़ी सही लग रहा है। थोड़ा एडवांस में मेहनत कम करी तो एडवांस में रैंक नहीं आ पाई, लेकिन मेंस में मेहनत करी और आकाश ने काफ़ी हेल्प करी मेरी मॉड्यूल्स के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, एकेडमिक हेल्प। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी ये सब हो रहा है देख के दोस्त लोग सब। वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है? सर काफ़ी अच्छा है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। किस तरीके से देखते हैं और लोग जो यहाँ से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप्स देना चाहिए? सर यही कहूँगा, अगर आप आकाश आ रहे हैं तो फिर अच्छे से फॉलो कीजिए उसे, क्योंकि जिन बच्चों ने सही से फॉलो किया उनकी रैंक भी आ रही है। अगर आप दिल से फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। जो बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर बस मेहनत करो, मॉड्यूल्स को फॉलो करो, सर लोग की बात सुनो और लगे रहो। मेरा नाम आर्यवीर सिंह रावत है। क्या रैंक आई? मेरी एडवांस में रैंक 7342 आई है। किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं जो आगे लोग अभी नीट की तैयारी करना चाहते हैं? मैं यही मैसेज दूंगा कि जो सर की गाइडेंस के हिसाब से चलें और जो कह रहे हैं उसको पूरी सीरियसली लें, और जो आकाश जो भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसका पूरा लाभ उठाएं। जिन बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ाई में उनके लिए क्या टिप्स हैं? उनके लिए ये टिप्स हैं कि धीरे धीरे चालू करें, हर दिन आधा घंटा ज़्यादा पिछले दिन से, और धीरे सर की गाइडेंस लेते रहें और क्लास में ध्यान दें। कामयाबी हर एक को अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि अभी भी हमारा सफ़र बहुत लंबा है। काफ़ी आगे हम आ गए हैं और अभी और बहुत आगे जाना है। बिकॉज़ अगर हमारे इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे आ रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होगी कि हर एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज को अर्जित कर पाए। हाँ, वो हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा चेंज है। जहाँ हिंदुस्तान में का पास परसेंटेज 1% या 1.5% है, भाई 25 लाख बच्चा बैठता है नीट के पेपर में, जिसमें सिर्फ 40,000 सीटें हैं, तो 2% से भी कम है। लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन 18%, 19% बच्चे अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को पा लेते हैं। वहीं 23% बच्चे IIT और NIT के सपनों को पा लेते हैं। सो उस हिसाब से हमारा पास परसेंटेज बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत लंबा सफ़र है जिसको तय करना है। कोशिश कर रहे हैं और आगे अच्छे करने की। यहाँ पर जो फैकल्टी है उनका चयन किस तरीके से होता है? देखिए, आकाश के सभी केंद्रों में चयन का सिस्टम सेम ही है कि दिल्ली में उन टीचर्स का पहले रिटन टेस्ट होता है, क्योंकि टीचर्स की एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के साथ साथ उनकी काबिलियत भी बहुत ज़रूरी है। तो उनका एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद उनका एक डेमो होता है जिसमें ये देखा जाता है कि वो किस तरीके से अपने कंटेंट को पढ़ाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद उनके 3 राउंड के इंटरव्यूज़ होते हैं, HR राउंड, मैनेजमेंट राउंड एंड जनरल राउंड। और इन तीनों 5 राउंड्स के बाद एक टीचर को सिलेक्ट किया जाता है, और सिलेक्ट करने के बाद भी हमारे टीचर्स सीधे क्लास में नहीं जाते हैं। वो उसके बाद पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उनका, जिसमें वो ट्रेन किए जाते हैं, बताया जाता है कि उनको किस तरीके से पढ़ाना है। कुछ ऐसी नुआंसेस होते हैं पढ़ाई में भी जिससे बच्चों को एक्चुअली क्वालिफाई कराया जाएगा। देखिए, बच्चों को फाइनली एक एग्ज़ाम देना है, हमको उनको उसके लिए तैयारी करनी है। हमको बहुत ज़्यादा एडिशनल चीज़ें जो उनको जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो पढ़ा के फ़ायदा नहीं होता, तो उस चीज़ की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। बाकायदा बताया जाता है कि पेपर कैसा आता है, कैसे हम लोगों को बच्चों को गाइड करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है, पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसे मीट आउट करने हैं। तो इन चीज़ों की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद 6 महीने वो लोग डाउट क्लियरिंग और अदर काम करने के बाद फिर वो फाइनली पढ़ाने के लिए क्लास में आते हैं। और एक कोशिश ये रहती है कि टीचर्स को ऑल ओवर द कंट्री भेजा जाता है, और कई जगह ये कोशिश की गई है कि जैसे मान लीजिए हल्द्वानी के भी बहुत सारे टीचर्स आकाश में काम करते होंगे, लेकिन जनरली उनको हल्द्वानी पोस्टिंग नहीं मिलती। वो कारण ये है क्योंकि जब आदमी कहीं लोकल एरिया में रहता है तो उसे छुट्टियां बहुत लेनी पड़ती हैं। तो बाहर से टीचर्स आते हैं तो दे आर मोर रेगुलर, और जैसे कहते हैं सामाजिक बंदिशें थोड़ी कम होती हैं तो काम पे ध्यान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर टीचर्स बहुत लंबे लंबे समय से हैं। इनफैक्ट 18 मार्च 2010 को जब हमने सेंटर खोला था उस समय हमारे यहाँ पहली बार 3 टीचर आए थे, उनमें से 2 आज भी हमारे साथ हैं और 16-17 साल हो गए उनको लगातार हल्द्वानी सेंटर के साथ जुड़े हुए। आकाश के साथ तो वो 25 सालों से हैं, लेकिन हल्द्वानी सेंटर में भी वो पिछले 16-17 सालों से हैं। तो रेगुलरिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है टीचर्स की, एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब। सर, हमने बहुत सारे टॉपर्स से बात की, वो टीचर्स की बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो ये कम्युनिकेशन जो होता है आपस में एक दूसरे का समन्वय, ये किस तरीके से बनता है जो कि टीचर्स को इतनी तारीफ बच्चे कर रहे हैं? सर देखिए, आज के दिन हमारे बच्चों की अगर हम बात करें, उनको पढ़ाने वाला इंसान तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऐसा भी इंसान चाहिए जो उनकी परेशानियों को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके। सिर्फ पढ़ाई करा जाए
ऐसे में अब कामयाबी नहीं मिलती। हिंदुस्तान के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बच्चे की क्या कमी है उसको बारीकी से समझना है और उसको दूर करने में उसकी मदद करनी है। उसके लिए बच्चे से लगातार टच में रहना है, लगातार बातचीत करती रहनी है। उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी अगर हैं तो उनको भी हल करने की कोशिश करनी है। तो ये जो कनेक्शन जो टीचर्स बनाते हैं उसी की वजह से बच्चे आज भी कनेक्टेड है। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे पुराने बच्चों ने वीडियोस दी। अभिजीत मलकानी अभी फ़िलहाल फ्रांस में रिसर्चर है, उसने तुरंत रात में 12 बजे वीडियो बना के भेजी सर के एक फ़ोन के पे और मेरे एक मैसेज पे। रीज़न यही है कि उनको ये पता है कि उनकी जो जर्नी है उसमें उनके गुरुओं का एक छोटा सा योगदान है। मैं बहुत बड़ा नहीं कह रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा योगदान है और ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे ग्रेटफुल हैं। सबसे पहले तो हमें वो ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। और आप देखें हमारे आकाश के बच्चे अपने सारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत ग्रेटफुल हैं कि उनका भी योगदान उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली सर्व समाज द्वारा खुशबू राजपुरोहित धर्मधारी की हत्या हुई है। इसी मांग को लेकर राजपुरोहित समाज व सर्व समाज द्वारा पाली जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। रणवीर सिंह धर्मधारी पाली ने बताया कि हमारी बहन खुशबू राजपुरोहित पुत्री गंगा सिंह धर्मधारी, जिसकी शादी आज से 11 महीने पहले डोली गांव निवासी भूम सिंह पुत्र नारायण सिंह से हुई थी। आरोपी भूम सिंह हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में मिठाई की दुकान चलाता है। दिनांक 16 जून 2025 को दोपहर करीब 3 बजे हमारी बहन को उसके पति आरोपी भूम सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खुशबू को बेरहमी से मारकर पीटते हुए उसकी हत्या करता है। मैं बाद में उसे फांसी पर लटका देता है। खुशबू के हाथ पर, आंखों पर, पेट पर, मुंह पर, शरीर के हर जगह पर अलग अलग घाव के निशान है कि खुशबू की हत्या हुई है। उसकी बॉडी के फोटो और वीडियो, शरीर की चोटों के निशान के साथ पूरे फोटो और वीडियो है। आरोपी द्वारा हत्या करके ना तो लड़की के परिवार को सूचना दी और ना ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को खुद अकेले आरोपी बॉडी को लेकर डोली गांव पहुंचा, जहां पर लड़की के परिवार पर दबाव बनाते हुए आनन फानन में और जल्दबाजी में बिना पोस्टमार्टम बॉडी का अंतिम संस्कार किया और लड़की के पिता को धमकी दी कि आपकी दूसरी बच्ची भी यहां पर आती है, इसका भी यही हाल होगा। लड़की का पिता एक गरीब मजदूर व्यक्ति है जो धर्मधारी गांव में गाजन माता मंदिर पर किराए का ढाबा है, वहां पर प्रसाद बेचते हैं। आरोप है कि बच्ची की हत्या हुई है। ये हनुमानगढ़ के रावतसर में रहते थे, वहाँ इनका काम था। वहाँ से बच्ची का जैसे ही निधन हुआ, उस बच्ची को बिना किसी को सूचित किए, न तो उनके पियर पक्ष को, न ही उसके गांव वालों को, किसी को सूचित किए बिना आनन फानन में बच्ची को वहाँ से लाया और यहाँ पे बालोतरा पे डोली गांव लाया। लाते ही किसी को भी खबर दिए बिना आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ना तो उसका पोस्टमार्टम हुआ और न ही नज़दीक के थाने में इतला की गई। तो ये सारी देखते हैं तो इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, कुछ न कुछ है जो छुपाया जा रहा है। अभी समाज की क्या डिमांड है रात में? समाज की यही डिमांड है कि ये कुकर में जितने भी इस घोर अपराध में शामिल है उनको सजा हो और जो भी दोषी है उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभय सिंह राजपुरोहित, जसोल में एक समाज सेवी। मेरा नाम नरपत सिंह राजपुरोहित है और ये घटना मेरे ननियाल के अंदर हुई है। मेरे मामा की बेटी बहन है खुशबू राजपुरोहित। इस बेटी की 16 तारीख को जो हनुमानगढ़ के पास में राउसर है, वहाँ पर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। और मौत भी कैसी हुई, आप सब मीडिया बंधुओं ने देखा है कि खुशबू राजपुरोहित की जो डेथ बॉडी थी उस पर यहाँ आंखों पर और यहाँ पर गले पर और शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। परंतु उन परिजनों ने, हम रावतसर भी जाकर आए हैं, वहाँ पर अधिकारियों से भी मिले हैं, वहाँ पर हर एक अधिकारी से मिले, परंतु किसी ने ये नहीं बताया कि हमको जानकारी तक नहीं है इस घटना की। आनन फानन में उन लोगों ने खुशबू राजपुरोहित की डेथ बॉडी लेकर डोली गांव पहुंच गए और डोली गांव में पहुंचने के बाद में खुशबू राजपुरोहित के जो परिजन, जो मेरे मामा गंगा सिंह राजपुरोहित है, उनको मात्र 1 घंटा पहले जानकारी दी गई कि आपकी बेटी बीमार है और डोली आई हुई है, आप चलो। वहां जाते ही उन्होंने बोला कि गांव के अंदर आपको पता है कि किसी की डेथ हो जाती है तो खाना तक नहीं खाया, आप बच्चे भूखे हैं, आपका भांजा भूखा है, वो भूखा है, आप ऐसा करो दाह संस्कार करवा दो। मेरे मामा के चाचा थे साथ में धन सिंह जी, उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे दाह संस्कार करवा दें, हमको डेथ बॉडी दिखाओ। फिर इन्होंने डेथ बॉडी दिखाई। दिखाते ही मेरे मामा को लगा
कि ये सुसाइड नहीं, इस बेटी की हत्या है। परंतु मेरे मामा अकेले थे वहाँ पर, एकदम बेटी के ऐसी घटना होने पर वो घबरा गए। घबराने पर उन्होंने गांव वालों को बोला कि आप गांव वाले आइए, देखिए मेरी बेटी के साथ में क्या हुआ है। परंतु परिजनों ने आनन फानन में उनको किसी प्रकार का विश्वास में न लेकर डेथ बॉडी को जला दिया और दाह संस्कार कर दिया। तो आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है कि हम लोग निर्दोष लोगों को फंसाते फिरे। हमारी एक ही मांग है कि दोषी जो है वो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। और मेरे मामा गंगा सिंह राजपुरोहित जो गाजल माता मंदिर के बाहर एक चाय की दुकान चलाता है, गरीब घर का व्यक्ति है, 5 बेटियों का पिता है और एक बेटा है वो भी 17 साल का है। और 5 बेटियों का पिता होने के नाते वो आदमी दब गया कि पैसे कहाँ से लाएगा, मुकदमा कैसे करवाएगा, खाना केस कचहरी कोर्ट जाना पड़ेगा, इसलिए वो दब गए। परंतु गांव धर्मदारी के युवा वगैरह हम सब एकत्रित होकर FIR दर्ज करवाइए और आज हम कलेक्टर के पास पेश हो रहे हैं। और हमारी एक ही मांग है कि इस मामले में SIT की जांच हो और मुख्यमंत्री तक इस घटना की जानकारी होनी चाहिए कि राउतसर में क्या घटा है। उसके बाद में मुख्यमंत्री से भी हमारी मांगे रहेगी कि हमारे मामा के 5 बेटियां हैं, गरीब है और बिल्कुल निम्न स्थिति है, तो उनको थोड़ा आर्थिक सहयोग भी किया जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उदयपुर स्थित RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में करंट लगने से हुई युवा रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की असामयिक मौत को लेकर जोधपुर सहित पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज में गहरा आक्रोश है। इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही का प्रत्यक्ष परिणाम मानते हुए विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक हस्तिमल सारस्वत के नेतृत्व में सोमवार को विशाल आक्रोश सभा आयोजित की गई और इसके पश्चात मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक हस्तिमल सारस्वत ने कहा कि एक होनहार, परिश्रमी और समर्पित युवा डॉक्टर की जान केवल प्रशासन की लापरवाही के कारण गई है। यह अत्यंत दुखद और अस्वीकार्य है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जिलाध्यक्ष कैलाश सारस्वत ने इस मामले को निर्मम प्रशासनिक उपेक्षा बताते हुए कहा कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया भी संदिग्ध एवं पक्षपातपूर्ण रही, जिसने समाज की भावनाओं को और अधिक आहत किया है। विप्र फाउंडेशन के राजकुमार शर्मा ने कहा कि यह एक सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे घोर प्रशासनिक लापरवाही है। इससे एक सामान्य ब्राह्मण परिवार छिन्न भिन्न हो गया। परिवार में वही एकमात्र कमाने वाला था। उन्होंने राज्य सरकार शीघ्र निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के साथ उचित मुआवजा देने की मांग की है। पार्षद मोहित ओझा, लाल बूंद जिंदगी रक्षक संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजत गौड़ खंडेलवाल, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष कमलेश जोशी, विप्र फाउंडेशन के उपाध्यक्ष कपिल भौरा, मुकेश पालीवाल, महासचिव मनीष आचार्य समेत अन्य गणमान्य जनों ने भी राज्य सरकार से तुरंत न्यायोचित कार्रवाई की मांग की। RNT कॉलेज जो उदयपुर है उसमें रवि शर्मा जो हमारे समाज का होनहार बालक रेजिडेंट डॉक्टर था, वो पानी लेते वक्त, वाटर कूलर में पानी लेते वक्त करंट आने से वहीं मौके पर मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी मृत्यु का स्पष्ट कारण नहीं है, क्योंकि सिर्फ मिलीभगती है, सारे डॉक्टर्स है। तो हमारी ये मांग है कि उनके परिवार को 2 करोड़ का हर्जाना दिया जाए, उसके अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और जो दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। हमने राज्य सरकार से स्पष्ट मांग की है कि यदि शीघ्र इन शर्तों का पालना नहीं की गई और मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरे राजस्थान के ब्राह्मण इकट्ठे होकर उदयपुर में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो सारी जो भी अव्यवस्था होगी उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने नैनीताल रोड स्थित होटल सौरभ में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर चल रही कार्रवाई को एक पक्षीय, असंवेदनशील और जन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि यह गरीबों, मध्यम वर्ग और कमजोर तबके को प्रताड़ित करने का सुनियोजित प्रयास है। विधायक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रशासन आम नागरिकों के आशियानों पर नजर गड़ाए हुए है, जिससे शहर में भय का माहौल है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी इस जन विरोधी मुहिम का हर स्तर पर विरोध करेगी और पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी। सुमित हृदेश ने राज्य में पंचायत चुनावों को अचानक रद्द करने पर भी गहरी चिंता जताई और कहा कि यह निर्णय लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा हमला है। मेरे को कोई शौक नहीं है कि लोगों के घर में नोटिस आए तो महापंचायत हो, ये तो बड़े दुख की बात है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें करते हैं, इन विषयों को हम प्राथमिकता देते हैं, विकास को देते हैं।
अब लोगों के घर पे ही निशान लगा के तोड़ना शुरू हो जाओगे। 50 साल पुराने, 70 साल पुराने फौज में जो लोग हैं उनके घरों पे लाल निशान लगाओगे आप, तो कहाँ तक स्वीकार करेंगे? तो हम तो पूरी तरीके से जो लोग आज पीड़ित हैं, जो जिनकी रातों की नींद हराम कर दी इस प्रशासन ने, हम आज उनके साथ खड़े। मेरे सरकार से भी आपके माध्यम से सीएम साहब से भी अपील है कि इनको फ़ोन करके तुरंत ये नोटिस और ये जो लाल निशान लगाने की ये जो प्रथा चली है इसको तुरंत बंद कराइए। इसमें जनता में बड़ा गलत संदेश जा रहा है। और जब स्थानीय जो आपके भाजपा के नेता हैं, वो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या है? कि प्रशासनिक जो सारा कार्य है बस ये बता रहे, ये मशीनरी बता रही है सरकार को कि ऐसे चलना है। नेता बताते हैं, चुने हुए नेता बताते हैं, ग्राम प्रधान हो, बीडीसी हो, प्रधान हो, पार्षद हो, मेयर हो, विधायक हो, मंत्री हो, ये बताते हैं दिशा सरकार की कैसे किस दिशा में चलना चाहिए। ना अधिकारियों की सुन के थोड़ा सरकार चलती है। अफसरशाही जो ये हावी हुई है प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, हम तो साथ खड़े हैं और अभी इस आंदोलन को हम और सड़क पर इन लोग को, आम व्यक्ति के नेतृत्व में, हम लोग नहीं करेंगे उसका नेतृत्व, आम इंसान जो पीड़ित है उसके नेतृत्व में हम लोग जाएंगे, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर ये सरकार का बड़ा तानाशाही रवैया जो हमारे हल्द्वानी शहर के लिए किया जा रहा है, इसमें जो रक्कसिया नाला है मुख्य रूप से रक्कसिया नाला वो हमारे वार्ड से होकर गुजरता है और दमवा ढूंगा से इसका उद्गम होता है। दमवा ढूंगा से रक्कसिया नाला जब आता नीचे को, तो ये इसमें वार्ड नंबर 35, 36, 37, हमारा खुद वार्ड 48, 49, 50 और बहुत दूर तक जाता है। और हमने देखा कि कुछ ऐसे लोगों को नोटिस आया है जहाँ पर नाले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और अभी बरसात शुरू हो गई है और अभी नगर निगम ने इसकी सफाई भी कराई। हम धन्यवाद भी कहते हैं नगर निगम का कि सफाई कराई और कई घन मीटर माल वहाँ निकल रहा है। अभी भी आप देख के आएंगे तो वहाँ पे जेसीबी लगी हुई है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि नोटिस एक कोई विकल्प नहीं है। विकल्प आपका ये सही था कि आप लोग नाले की सफाई करवा रहे हैं और कई हज़ार गुना वहाँ पे जो खनिज संपदा निकल रही है आप वो करवाइए। दमवा अगर आप चंबल पुल से लेके वार्ड 48, 49, 40, 50 तक का जाएंगे तो ऐसी 3-4 टेंडर नगर निगम ने करवा रखे हैं जिसकी नाले की सफाई हो रही है, वहाँ से माल निकाल रहा है। तो अगर ऐसे ही माल निकाला जाए, ऐसी खनिज संपदा निकाले, सरकार की आय भी होगी और लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं होगी। अभी देखिए हम लोग, अभी आपने देखा हल्द्वानी में आवास विकास, सुभाष नगर, हमारे 7 वार्ड जो नाले के अगल बगल हैं, बिठोरिया, छड़ैल, थोड़ा कुसुमखेड़ा, तो सभी लोगों ने अपना आप लोगों के माध्यम से आपने देखा होगा कि प्रदर्शन किया और सरकार का विरोध जताया। और अभी सरकार इसलिए अभी हम लोग इसलिए थोड़ा चुप हैं क्योंकि हल्का सा हमने कहीं पढ़ा था या सुना था आप लोगों के माध्यम से कि दोबारा सर्वे होने जा रहा है। अगर देखिए हम लोग इस पर तो सरकार के इस फैसले का वेट कर रहे हैं, दोबारा सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा सर्वे होता अच्छी बात है, लेकिन हम अपने वहाँ के लोग किसी तरह से को वहाँ पर टूटने नहीं देंगे। और अगर मान लीजिए फिर ये टूटता है तो हम लोग फिर उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, है ना। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। फालना से वाया तकतगढ़ होकर जालोर के बीच स्वीकृति के अभाव में 23 वर्षों से अटका रेल मार्ग के मामले को लेकर 6 दिन से लगातार सच्ची रिपोर्ट में प्रमुखता से प्रकाशित हो रही खबरों के बाद पाली जालोर जिले से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य प्रांतों में निवासरत प्रवासियों ने भी आवश्यकता के अनुसार इस मुहिम को प्राथमिकता देते हुए मुहिम को तेज कर हर रोज कोई ना कोई संस्थान या संगठन मामले को तह तक पहुंचने में भागीदारी निभा रहे हैं। सोमवार को भी महाराष्ट्र के वसी रोड ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र घेरी लाल जैन एवं सहमंत्री अनुराग मेवाड़ा ने अश्विनी कुमार वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान एवं पीपी चौधरी, सांसद पाली अध्यक्ष वन नेशन वन इलेक्शन एवं सहित लुम्बर राम जी चौधरी, सांसद जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र ओम प्रकाश माथुर, राज्यपाल सिक्किम चोराराम कुमावत, पूर्व मंत्री एवं विधायक बाली को पत्र भेजकर फालना जालोर रेल मार्ग की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की पूर्व जोर मांग उठाई। वसी ज्वेलर्स समाज से हम लेटर लिख रहे हैं रेल मंत्री जी को, फालना से तकतगढ़ होते हुए जालोर के लिए जो ट्रेन की सुविधा है उसको जल्द से जल्द चालू की जाए। आम जनता बहुत परेशान है, पहले भी हम लोग लेटर दे चुके हैं, कृपया फिर से हम निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको चालू की जाए। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
पाली जिले के पिपलोवनी गांव निवासी रिटायर्ड टीचर मंगल सिंह जो सोमवार सुबह वॉकिंग कर रहे थे, बस ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। पाली में एक रिटायर्ड हेडमास्टर को सोमवार सुबह वॉकिंग करते समय तेज रफ्तार से बस लेकर आए ड्राइवर ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, जो उन्हें जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना से खिमवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं शव को बांगड़ अस्पताल मरचुरी में रखवाया गया। तो वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस द्वारा उक्त बस वाहन को जब्त किया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के सोजत क्षेत्र के बिजलियावास से लगाकर शिलना गांव तक सड़क मार्ग में डामरीकरण की मांग बीते कई वर्षों से की जा रही है। टूटी फूटी सड़कों और कच्ची सड़क की वजह से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है एवं रोजाना यहां हादसे हो रहे हैं, पर यह सड़क लंबे समय से प्रशासन की उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति रोष है। जनप्रतिनिधि होने के बाद भी बार बार स्थानीय ग्रामीणों के कहने और लंबे समय से मांग की जा रही है कि मात्र 4.5 किलोमीटर ग्रेवल सड़क का डामरीकरण किया जाए, मगर पाली जिला सांसद, विधायक और जिला कलेक्टर नहीं दे रहे इस और ध्यान। वर्तमान और बरसात के दिनों में उक्ते सड़क में गड्ढे पड़ जाते हैं, आवागमन बहुत प्रभावित होता है। इसको लेकर लंबे समय से इस सड़क के डामरीकरण की जनहितार्थ मांग की जा रही है, लेकिन इस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया। स्थानीय ग्रामीणों में इनके प्रति भारी रोष व्याप्त है। विद्यावास से शिमला, शिमला से खाड़ी, खाड़ी से जाने से पाली रोड है। एक बारिश के अंदर रोड की ये हालत हो गई है। सालों साल यही हालत रहती है। और अगर कोई भी बीमार व्यक्ति है वो जा नहीं सकता, हॉस्पिटल पहुंच नहीं सकता। कोई भी कार्य के लिए 10-10 दिन और 15-15 दिन, और यहाँ तक तो अच्छी वाली बारिश हो जाए तो महीने 2-2 महीने घर पे बैठना पड़ता है इस रोड की वजह से। ये रोड की कंडीशन है, देख लो। इसमें से कोई भी साधन निकल नहीं सकता, ना आदमी निकल सकता है, ना कोई साधन। जब बारिश होती है, तेज आती है यहाँ से। ये रोड की कंडीशन है, ये हालत है रोड की, देख लो। ये शिमला जाने वाला रोड है, ये बिजलियावास से आने वाला। इतने खड्डे पड़े हैं। ये कंडीशन है। आगे से ट्रैक्टर भी, ये लोड ट्रैक्टर जा रहा है, देख लो। ये देख लो, ये खड्डे में गिरा, ये देखो। इस तरीके से आते, इतनी रिक्स है। पास में भी खड्डा है, कोई भी साधन आके दोनों आमने सामने निकल ही नहीं सकता है। और ये तो शुक्र मानो कि बारिश 2-3 दिन से बंद है और ये पानी रुक गया है, वरना इधर से बाहर निकलना बहुत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।